कि सर जो हमारे इंडस्ट्री में भी चल रहा है यानी इंजेक्शन लो पट बॉडी बन जाएंगी और बस वो एक दिन जो है ना वो सिक्का पलटता है और आपका नंबर आ जाता है। आपका नंबर आ जाए। एथलीट बनना चाहता है तो उनके लिए आप यानी क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक एथलीट बनना चाहता है? मेरे को आप पाउडर दोगे या सप्लीमेंट दोगे या इंजेक्शन दोगे? सो एक चीज छोड़नी थी मुझे और बॉडी बिल्डिंग छोड़ के नहीं हो रही थी तो जॉब ही छोड़ दी। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और नहीं भी होंगे तो हो जो लेकर आया था बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट। और आज के हमारे पॉडकास्ट के चीफ गेस्ट थे वो थे मिस्टर यूनिवर्स, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे, मिस्टर किशन तिवारी सर। तो उनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। बने रहो। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल दानिश स्पीक्स पे। तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि सर जो है किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। सर के पास अनगिनत और बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े टाइटल है फिटनेस इंडस्ट्री के, बॉडी बिल्डिंग के। और सर एक पर्सनल ट्रेनर भी है, सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, सर मिस्टर यूनिवर्स भी है, जूनियर मिस्टर इंडिया भी है। ऐसे अनगिनत बहुत सारे टाइटल सर के पास है। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की चीज़ बता देता हूँ कि हम जितने भी सवाल अपने पॉडकास्ट में पूछते हैं ये कहीं ना कहीं इसीलिए पूछते हैं और इसीलिए पॉडकास्ट का रीज़न है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीख मिले और आप सीख के कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो भी करो इस पर अमल थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं नहीं पहुँच जाएंगे, नहीं कुछ तो इसको कॉपी करके ही आप लोग कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से कि मेरा पहला सवाल आपसे ये था सर कि जो आपकी फिटनेस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई आपकी जर्नी की, यानी आपको कहाँ से लगा कि मेरे को यानी बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए या ये इंडस्ट्री में जाना चाहिए या ये इंडस्ट्री में भी ग्रो हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो जब मैंने चालू किया था तब इंडस्ट्री वर्ड ही नहीं था। अच्छा। तो उस वक्त सिर्फ जिम हुआ करती थी और जो बच्चा होता है 18 साल का उसके लिए फिटनेस इंडस्ट्री और ये सब टर्म उस वक्त नहीं हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। ना उस वक्त यूट्यूब हुआ करता था कि हमें पता चले कि कुछ होता है ऐसा। सो बस जिम जाने का डिसाइड किया। वो एक होता है ना कॉलेज में जाएंगे तो जिम ज्वाइन करेंगे 12वीं के पास बाद में। तो वैसे ही मैंने भी ज्वाइन किया था, फिर जिम मारना चालू किया। ऐसा कोई गोल नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, बट वो लिफ्ट करते चले गए, बॉडी बढ़ती चली गई, लिफ्ट करते चले गए, बॉडी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे रिजल्ट मिला तो फिर जो है समय पैसा उसके साथ में इन्वेस्ट करते चले गए। मतलब कैसा होता है कि जैसे आजकल बच्चे आते हैं बोलते हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। नहीं, आपको पहले टेस्ट करना है कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए बने हो क्या। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब मैंने ट्रायल एंड एरर किया तो पता चला यार बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्ड करती है वैसे वैसे आपने समय और पैसा और मेहनत, ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, ये तीनों ही और इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो जैसे जैसे और इन्वेस्ट करते चले गए और बॉडी बढ़ती चली गई, फिर शोज जीतने लग गए, फिर धीरे धीरे इस चीज़ को जो है प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। आप एकदम से पहले दिन से ये नहीं सोच सकते कि मैं तो बॉडी बिल्डर ही बनूंगा। हो सकता है आप शायद उसके लिए ना बने, हो सकता है आप कुछ और करने के लिए बने, शायद उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल 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 समझ रहे आप लोग। इन सर का बोलने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो आपको टेस्ट करना है कि आप उस चीज़ के लिए बने हो या नहीं। हो सकता है आप बॉडी बिल्डिंग नहीं या कोई और चीज़ में बेहतर हो, ठीक है? तो एक बार आपको ज़रूर टेस्ट करें। कोई भी चीज़ खुद के ऊपर डायरेक्ट थोपना नहीं है ना सर, कि नहीं मुझको ज़बरदस्ती करना ही है। और उसमें भी कैसा होता है कि करने का मतलब ये नहीं कि बस गए जिम में टाइम पास करके आ गए। आप एक अच्छी कोच के पास जाइए, 6 महीने का समय लीजिए और देखिए आप 6 महीने में कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। उस 6 महीने के आधार पे आप ये पता लगा सकते हो कि भाई अगले अगर 2 साल तक मैं करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो इसी तरीके से अपन जो है चीज़ों को आगे बढ़ते। भाई एक छोटा सा बिजनेस चालू किया, उसमें कुछ सक्सेस मिली तो फिर अपन उसको और थोड़े बड़े स्केल पे करते, फिर अच्छा होता है तो और बड़ा करते हैं। बट अगर वो छोटा ही बिजनेस अपना फेल हो रहा है तो बड़े में तो जाने का मतलब। बिल्कुल 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 सही बात है। आप लोग एक चीज़ बता दूं मैं कि आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, क्योंकि हमारे सीनियर है सर और मैं भी आज बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाऊँगा। यू नो वेरी वेल, मेरा भी जिम है, मेरे पास भी बहुत क्लाइंट है और मैं खुद यानी एथलीट रेडी करता हूँ। मैं और मेरे पार्टनर खुद एथलीट रेडी करते हैं।
तो बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है सर से। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर, जब आप ये इंडस्ट्री में जा रहे थे तो आपने जैसे बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप ऑलरेडी जॉब करते थे, तो सर वो जॉब को स्किप करके ये इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में आपने जब स्किप किए तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। देखो कैसा होता है कि एक स्किल आपने सीखा, बिल्कुल। वहां से इनकम आ रही हो, हाँ उसको छोड़ के दूसरे में कूद जाना, समझ आप, एक नाव से दूसरी नाव में कूद जाना, हो सकता है आप सागर में डूब जाओ। हाँ, पॉसिबल। तो ये मैंने किया है। तो इसके करने के कुछ कारण थे। एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था तो उसी दौरान ये जिम भी चलाता था। अच्छा। तो जॉब भी करना है, जिम भी चलाना है, और उसी दौरान मैं फादर भी बनने वाला था, प्लस बॉडी बिल्डिंग भी करनी। अच्छा। ये जो मेरा पहला नेशनल टाइटल मैं आपको बता रहा था, ये भी मैंने उसी वक्त जीता है। अच्छा, यानी इतनी सारी चीजें ऑलरेडी चल रही ऑलरेडी थी। जिंदगी में चल रही थी। तो मैं एकदम मशीन की तरह था। कुछ समय जो था मेरा एक शॉर्ट पीरियड, सुबह आप 6 बजे उठ जाओ, जिम में आ जाओ, जिम में कार्डियो करो, देन भागते भागते घर जाओ, खाना खाओ, तेज गाड़ी चला के ऑफिस पहुंचो, ऑफिस का काम 5-6 बजे तक निपटाओ, फिर वहाँ से भागते भागते, लिटरली मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं स्टेप से ऐसे दौड़ के उतरता था क्योंकि समय पर पहुँचना है। अच्छा। फिर वहाँ से आए, फिर वाइफ का ध्यान रखे, फिर उसके बाद जिम आए, वर्कआउट किए, वर्कआउट के बाद कार्डियो किए, कार्डियो के बाद जिम का हिसाब किए, देन रात को सो। तो एक मशीन की तरह चीज़ें चलती यानी आपको पूरा जो दिन रहता था वह एकदम सुपर बिजी। सुपर बिजी। यानी इसके अलावा यानी इंसान ना कहीं दिमाग दौड़ा पाता होगा, ना कुछ और एक्स्ट्रा कर पाता होगा। और फिर जब मेरा बेटा आया तो कैसा होता है कि अब वो एक और जिम्मेदारी थी, उसको भी समय देना है। जब आप जरूरत से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप किसी को भी सही से नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने समय सिकुड़ गया। बिल्कुल। सो एक चीज़ छोड़नी थी मुझे, और बॉडी बिल्डिंग छोड़ के नहीं हो रही थी, तो जॉब ही छोड़ दी। क्या बात है। तो पर जॉब मैंने छोड़ी, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो है एक और एडिशनल बिजनेस चालू करूँगा। और वो भी मैंने कोशिश की कि प्रोग्रामिंग, मतलब मैं प्रोग्रामर था बेसिकली, तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रहे। सो मैंने अपना खुद का ऐप प्रोग्रामिंग करके डेवलप किया, जो ऐप अपने प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और उसके थ्रू फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग का बिजनेस चालू किया। मैं लोगों को जो है ऐप के थ्रू डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान देता था, और फिर वो मेरे साथ जुड़ते चले। वैसे तो जो नागपुर के बच्चे वो तो ऐसे जुड़ जाते हैं, हाँ। बट ये बाहर के बच्चों के लिए भी था। जैसे मेरे पास नागपुर के बाहर के, महाराष्ट्र के बाहर के, एक आधा क्लाइंट इंडिया के बाहर के भी है, अच्छा। इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो उनको कैसे कोच किया जाए, तो उसके लिए भी ये ऐप मैंने डेवलप किया था। और इसमें कैसा कन्वीनियंस बढ़ जाता है। बेसिकली अगर मैं कागज पे लिख के दूंगा सबको डाइट, और उसको फिर एडिट करना है तो कैसे करिएगा, नहीं कर सकते। पेंसिल से लोगों बच्चों की तरह उसको हाँ। रबड़ से मिटाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मैंने ऐप ऐसा डेवलप किया कि मेरा समय बचे, मैं कम समय में मैं परफेक्ट डाइट सामने वाले को दे दूं। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, मैं सर की जो है एक एप्लीकेशन भी है, सर उसका थोड़ा सा नाम बता देंगे आप? एप्लीकेशन का नाम है इंडियन फिटनेस कोच। इंडियन फिटनेस कोच। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएंगी। आप लोग सर से डायरेक्ट जो है मुखातिब हो सकते हो और सर से डायरेक्ट ट्रेनिंग ले सकते हो। लास्ट में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि सर कितना क्या चार्ज करते हैं एथलीट के लिए, और वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, फिटनेस मॉडल के लिए, सारी चीज़ें जो जो होती है इस पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमें चलते हैं सीधा अगले सवाल की तरफ। सर, जैसे आप बहुत सीनियर हो हमारे से और बहुत सारे आपने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, बहुत सारे टाइटल्स हैं आपके पास, तो सर आप ये जो आने वाली जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो आज जो होता है एक नया लड़का 18 साल का 16 साल का जिम में आता है और आके सबसे पहले कोच से या जिम ट्रेनर से एक ही सवाल पूछता है, भैया या सर मेरे को आप पाउडर दोगे या सप्लीमेंट दोगे या इंजेक्शन दोगे, ये पॉसिबल है क्या? तो सर इसको आप यानी कैसा लेते हैं और ये जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, सप्लीमेंट वर्ड जो होता है ये अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है एडिशनल टू फूड, मतलब खाने के अलावा। जैसे मान लो एग्जाम में हम लोग बैठते थे तो पहले क्या मिलती थी, मेन शीट भरो 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 भरो। मेन शीट भरने के बाद क्या मांगते थे, सप्लीमेंट, है ना। तो मेन शीट क्या है, आपका खाना, फूड। सबसे पहले आपको खाना पूरा खाना है। प्रोटीन भी जो है आपको कोशिश करना है, मैं जितने अंडे खा सकूँ या चिकन खा सकूँ, या वेज है तो वेज में जो प्रोटीन सोर्सेज है वो जितने भी खा सकूँ, मेरा
मतलब डाइजेशन जितना होल्ड ऑन कर सके उसको उतना खाना है। वो जब हो गया और उसके बियॉन्ड आप नहीं जा पा रहे, इन दैट केस आप सप्लीमेंट करो, इन दैट केस आप प्रोटीन पाउडर को यूज करो, बट पहले खाना खाना तो सीखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ आजकल हमारे यूथ को जो है समझ में नहीं आ रही है कि पहले अपना जो मेन है, जो बेसिक है अपना, अपने घर का अपना खाना, जो भी सारी चीज़ें है पहले वो, फिर उसके बाद सप्लीमेंट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सर जैसा आप खुद एथलीट हो एक, और एथलीट्स को ट्रेन करते हो, और बहुत सारे आपके एथलीट्स हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हो और मेरे चैनल पर उनकी कुछ वीडियोस भी है। तो सर जब आप एथलीट्स को ट्रेन करते हो तो आप उनके लिए, जो एथलीट बनना चाहता है तो उनके लिए आप यानी क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक एथलीट बनना चाहता है? देखो, एथलीट बॉडी बिल्डिंग के अगर आप बनना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है धैर्य, मतलब अंग्रेजी में कहें तो पेशेंस। ये गेम ही पूरा धैर्य का है। बिल्कुल। आप इसको ऐसे समझो जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में क्या होता है कि नया बच्चा भी अगर आया ना तो वो उस मैच में सेंचुरी मार के मैन ऑफ द मैच बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, वो उस मैच में 0 पे आउट हो सकता है। बिल्कुल होता है। तो नया बच्चा बन गया हीरो, बिल्कुल। और पुराना खिलाड़ी गया 0 पे। बिल्कुल। कोई नहीं पूछ रहा उसको। बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। जो आपसे 10 साल आगे है तो वो 10 साल आगे ही है। आगे ही है वो। आप आए आपको 1 साल हुआ, हाँ। उसको 10 साल हुआ था। अगले साल क्या होगा, उसको जाएंगे 11 साल और आपको होंगे 2 साल। वो आपसे हमेशा 10 साल आगे है। 10 साल आगे। जो 10 साल की मेहनत होती है वो शरीर पे दिखती है। अगर वो सीरियस खिलाड़ी है तो आप उसको लगभग नहीं ही बीट कर सकते, वही जीतेगा और आप हारेंगे। बिल्कुल। आपको धैर्य रखना है, समय के साथ आपकी बॉडी मैच्योर होगी, वो रिटायर होगा, आप जीतेंगे। आप जीते। ठीक है, तो सारा मामला जो है यहाँ पे पूरा पेशेंस का है, और आपके शेड्यूल का है, और आपके कोच का है कि आपके पास यानी कितना अच्छा कोच है, आपका 24 घंटे का शेड्यूल क्या है, और आप यानी अपने गेम को लेके कितने सीरियस हो, है ना सर? देखो, इसमें एक और चीज़ क्या है कि बॉडी तो बनती जाएगी, ऐसा नहीं है कि बॉडी एकदम से 10वें साल में बनेगी। बिल्कुल। बॉडी बनती जाएगी, बट एक लेवल ऑफ फिजिक जब बन जाती तभी आप चैंपियन बनते हो। बिल्कुल। मैंने भी समझो करीब 5-6 साल से घिसा है। बिल्कुल। लिटरली स्टेज पे जाओ, दूसरा तीसरा नंबर लगेगा, नीचे उतरो, फिर स्टेज पे जाओ, दूसरा तीसरा नंबर लगेगा, नीचे उतरो, कभी उससे ऊपर नहीं जीत पाया। फर्स्ट प्लेस नहीं आ रही थी मेरी विदर्भ में, टाइटल नहीं मार पा रहा था, पर फिर एक लेवल ऑफ फिजिक जब बनी उसके बाद सीधा जो है टाइटल मार, और उसके बाद कभी पलट के पीछे नहीं देखा। क्या तो पर वो जो ये जो क्या बोलते हैं, मेवा मलाई, ये जो भी प्रसाद आपको मिला है ना, ये कब मिलता है जब आप वो धैर्य रखते हो। वो 5-6 साल का जो पीरियड है ना, लोग मुझसे मतलब शक करने लग जाते हैं आप पे कि क्या इससे बेहतर हो पाएगा, क्या इससे बेहतर कर पाओगे, कभी इससे आगे बढ़ पाओगे। ताने सुनने में आपको रेडी रहना है, घर के लोग भी सुनाएंगे, दोस्त भी बोलने लग जाएंगे, हर कोई बातें सुनाएगा आपको कि भाई कब तक करते रहेगा, कब मिलेगी सक्सेस, ये वो, और बस वो एक दिन जो है ना तो सिक्का पलटता है और आपका नंबर आ जाता है। आपका नंबर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको जो है बहुत मेहनत लगती है। आपको मैं कुछ यानी फोटोज भी डालूंगा यहाँ पे सर की, देखना आप लोग, यानी ये जो एक एक चीज़ें इतनी जो डेफिनेशन बॉडी पे दिखती है, जो स्टेज पे दिखती है वो अलग होती है, बैक स्टेज जो दिखती है वो अलग होती है, और इसके लिए बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सर ने भी बार बार कहा कि उसके लिए आपको सब्र होना, पेशेंस होना। अगर आपके पास सब्र नहीं है, आप शॉर्टकट के तरीके अपनाओगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारा सर, ये भी एक और सवाल इसी से पैदा हो गया मेरे पास, जो कि सर जो हमारे इंडस्ट्री में भी चल रहा है यानी इंजेक्शन लो पट बॉडी बन जाएंगी, तो सर ये कहाँ तक कितना सही है? और सर हमारे यहाँ जो देश में बॉडी बिल्डिंग चलती है, एक जगह झगड़ा है एक नेचुरल कंपटीशन का और एक इंजेक्शन वाले कंपटीशन का, तो सर कहाँ तक सही है? आप इसको कैसे डिफाइन करना चाहोगे? हम लोग पहला सवाल पहले करते हैं, ठीक। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना चाहिए या नहीं। हाँ, ये हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। बिल्कुल ये कोई कोच या कोई थर्ड पर्सन आपको नहीं बता सकता। बिल्कुल। लोग हमेशा पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं, औरों को भी पूछते हैं, भाई ले लूँ क्या, भाई ले लूँ क्या। आप पूछ नहीं सकते किसी को, बिल्कुल। क्योंकि ये है दवा।
बेसिकली टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है मेडिसिन है, किस बीमारी या हेल्थ कंडीशन बोल सकते हैं, तो वो है हाइपोगोनाडिज्म। इसको बोलते हैं, मतलब लो टेस्टोस्टेरोन जिस मैन में होता है उसको हाइपोगोनाडिक मैन बोलते हैं। सो ऐसे पेशेंट भी बोल सकते हैं, पर्सन को हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं। सो ये दवा है और आप मरीज नहीं हो, फिर भी आपको चाहिए, तो ये तो डॉक्टर खुद ही नहीं बोल सकता आपको। हम लोग कौन होते हैं, हम तो डॉक्टर भी नहीं है, तो हम आपको क्या सलाह देंगे कि ले लो। सो अगर कोई इंडिविजुअल ले रहा है तो ये उसकी अपनी निजी इच्छा है, वो लेना चाहता है एक कुछ तो भी कॉस्मेटिक लुक के लिए, तो वो ले रहा है, तो उसकी साथ जो साइड इफेक्ट और जो खतरे हैं वो भी उसकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। आप फिर कोच पे उंगली ना उठाइए कर यार ये इसने मेरे को सिखाया था, नहीं, कोच ने तो आपको सजेस्ट ही नहीं किया, और कोच ने ना करना चाहिए। जो कोचेस कर रहे हैं सजेस्ट, उनको भी मेरा यही कहना है कि आप किसी को सजेस्ट नहीं करो, आप सामने वाले को चुनने दो, उसको सही बताओ, गलत बताओ, उसको चीजें बताओ कि भैया ये नुकसान है, ये फायदा है, उसको चुनने दो कि करना है या नहीं। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और है कि जो करना है या नहीं का जो डिसीजन है, ये उम्र से थोड़ा प्रभावित होता है। अभी जैसे 18 साल का बच्चा है, उसको चाहिए चकाचौंध, अच्छा बॉडी बन जाए, ऐप बन जाए मेरी, इंस्टाग्राम पे लाइक्स आ जाए मेरे, बस उसको लगता है यही जिंदगी। हाँ, कॉलेज में जाओ, मेरे पास बढ़िया मोबाइल और टाइट टी शर्ट, बॉडी दिखे मेरी, लोग बोले क्या बॉडी है। बिल्कुल। तो इस उम्र में वो ये डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं होते। तो आपको तो उस उम्र में तो बिल्कुल लेना ही नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। मेरा एक सजेशन ये है कि तब तक धैर्य रखना चाहिए जब तक आप खुद का पैसा ना कमाने लग जाओ। दैट्स द पॉइंट। अगर आप जब तक खुद नहीं कमाते हो, तो जब तक के आपने सही में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना, वो है सब्र, पेशेंस, वो जरूर रखो। थोड़ी सी जो है ना दुनियादारी, आप जब पैसा कमाते हो, खर्चा करते हो, बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, आपको बॉस मिलता है, तब आप वो जो दुनियादारी समझते हो, तो फिर आपका ना दिमाग खुल जाता है, ज्ञान चक्षु जो है खुलते हैं, तब आप बेहतर फैसला ले सकते हो अपने आप के लिए कि मैं इस दिशा में बढ़ूं, ये खतरे लूं, क्या इससे मिलने वाला जो रिवॉर्ड है वो वर्थ रहेगा इतने खतरे के लायक। क्योंकि वो 18 साल का बच्चा, उसको तो ऐप चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं है, उसको लगता है मैं तो अमर हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, मेरे कुछ नहीं होने वाला। सो ये सब समस्या है। बाकी स्टेरॉइड जो है, इसका यूसेज बहुत फैल चुका है, और सही है या गलत है इसके बारे में क्या बोलेंगे। अब जब कोई चीज बनी गई है तो उसका इस्तेमाल तो होगा ही। बिल्कुल। वो वही हो जाता है ना कि वो परमाणु बम बन गया है, तो कभी ना कभी तो इस्तेमाल कहीं ना कहीं होंगे। एक बार गिर चुका है, फ्यूचर में भी कौन जाने कि कौन किस पे पटक दे। बिल्कुल। तो सर अगला सवाल आपसे मेरा ये था कि जो अपने नेचुरल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, ये इसको आप कैसे लेते हो, यानी कहाँ तक सही है, या यूथ को हमारे इसी में जाना चाहिए, या फिर इसके अलावा भी ऑप्शंस है? देखो, नेचुरल कॉम्पिटिशन जो आजकल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव होना चाहिए। और जहाँ तक ये कॉम्पिटिशन है, इनका कहना है कि हम जो है ड्रग टेस्ट भी करते हैं और जो है सभी ड्रग टेस्टेड बच्चे रहते हैं। आप जाओगे तो आप देख भी सकते हो कि हाँ, उनकी फिजिक उतनी मैसिव नहीं होती जितनी बाकी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में होती है। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये फैल रहा है। पहले जो है एक दो कुछ लोगों ने कराया, देन धीरे धीरे प्राइवेट शोज में भी बीच में कॉम्पिटिशन्स कराई, और अभी सुनने में ऐसा है कि बड़े बड़े जो एसोसिएशन या कंपनीज हैं जो कराती है इवेंट्स, वो भी इसको जो है ले रहे हैं नेचुरल कॉम्पिटिशन्स को अपने अंदर में, और ये चीज़ एक्सपैंड करने वाली है फ्यूचर में। अब इसमें कुछ ट्विस्ट ये आता है कि जो बैंड सब्सटेंसेज हैं उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। बिल्कुल। आप वाडा की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पता चलेगा 200-250 या उससे ऊपर, मतलब बहुत सारे बैंड सब्सटेंसेज जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो इतना टेस्टिंग का खर्चा है ना, वो हजारों में जाता है। बिल्कुल। अब टेस्टिंग का तो खर्चा है, पे कौन करेगा? सही बात। ना ऑर्गेनाइजर पे करना चाहता है, ना खिलाड़ी पे करना चाहेगा। अभी जो हो रहे हैं उसमें खिलाड़ी के ही जेब से कहीं ना कहीं पैसा जाता है। खिलाड़ी को जो है फीस ज़्यादा चार्ज की जाती है, या अगर वो जो ऑर्गेनाइजर है वो भी होल्ड ऑन कर रहा है कुछ अमाउंट अपनी तरफ, तो उसको भी भारी पड़ रहा है। तो ये जो एक चीज़ है, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे फ्यूचर में, उसी से इसका जो है नेचुरल कॉम्पिटिशन का फ्यूचर डिसाइड होगा। यानी सक्सेस रहेगी ये चीज़। हाँ,
क्योंकि अभी भी कैसे है कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है जो बॉडी से बहुत जल्दी निकल जाती हैं, हाँ। और फिर वो बच्चा खड़ा हो गया, हाँ। वो तो बाकी से बेटर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वो कहीं ना कहीं कटिंग एज ले रहा है। हाँ। अब यही चीज़ तो यहाँ भी हो रही है, हाँ। यहाँ पे भी तो कुछ लोग लेके कटिंग एज ले रहे। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते, मेहनत ये भी कर रहे ये हैं। भी बहुत मेहनत करते हैं। इनकी कंपटीशन ही अलग होती है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, अगर सभी ने किसी तरह के कुछ परफॉर्मेंस एनहांसर लिया है, हाँ। तो उन्हीं के आपस में कंपटीशन हो रही है ना। हाँ, तो विनर तो कौन बनेगा? जो विनर बनेगा वो तो एकदम सही विनर है, सही भी ना रहे वो, उसमें कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उल्टे इनके यहाँ पे अगर आप देखें तो सभी नेचुरल और एक बंदे का बस कटिंग नहीं चला, तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना। उल्टा हो जाएगा, यानी वो फिर दूसरों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। हाँ, तो ये जब तक इनका जो ये टेस्टिंग का खर्चा कम नहीं कर देते या पूरा का पूरा खर्चा अपने ऊपर नहीं ले लेते, तब तक इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर थोड़ा सा कटेगा। बिल्कुल। और सर एक और सवाल था कंपटीशन से रिलेटेड, जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, एक IFBB प्रो लीग का भी होता है, तो सर मेरे को ये जानना था कि उन लोग जो यानी बहुत कंट्रोवर्सी बनी बीच में कि उन लोग बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं और उतना रिटर्न एथलीट को नहीं मिलता है प्रो कार्ड के सिवा। तो सर यानी आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सही है, या फिर कैश अमाउंट कुछ यानी एथलीट को विनिंग अमाउंट देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विनिंग अमाउंट तो हर कंपटीशन में होना ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक प्रिपरेशन, एक अच्छा एथलीट मतलब आप जब बात कर रहे हो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे जो बंदा जीतता है ना, उसकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत ज़बरदस्त। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम मिनिमम उसका 50,000 महीने का खर्चा है। आराम से। तो अगर 6 महीने की प्रेप करता तो 3 लाख तो उसका यही लग गया। अब उसके बाद वो स्टेज पे जा रहा है, जाने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं और लेके कुछ नहीं आ रहा है नीचे, तो वो एक तरीके से फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस में आ जाता है। अभी आपके घर से अगर 3 लाख रुपए गायब हो जाए एकदम से, हाँ, तो वो तो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाएगा घर। पूरी फैमिली डिस्टर्ब। क्योंकि अभी हम बहुत बड़े रईस फैमिली से, तो ये खिलाड़ी आते नहीं है कि भैया 3 लाख चले गए तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 50 करोड़ पड़े तो 3 लाख गए तो पूरा घर हिल जाता है ना। तो अगर उसको रिटर्न में कुछ एक अमाउंट मिल जाए, रीजनेबल अमाउंट, कुछ नहीं तो भैया जितना लगाया उतना तो मिल जाए, तो वो बंदा जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। और जो बाकी बच्चे हैं उनको कुछ नहीं तो कम से कम ये उम्मीद रहती है कि भाई नेक्स्ट ईयर मेरा नंबर आएगा तो मेरा भी बैलेंस हो जाएगा। तो प्राइज मनी तो होना चाहिए, नहीं हो रहा है, नहीं दे रहे हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। और ये चीज़ कंटिन्यू इसलिए हो पा रही है क्योंकि खिलाड़ी उसके लिए रेडी है तभी ना जा रहे हैं खेलने के लिए। ये तो आपकी भी अपनी चॉइस है कि मैं ऐसे शो में खेलूं जहाँ पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है, यानी पार्टिसिपेशन जो है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन सब का और हौसला बुलंद हो रहा है करवाने वालों का। उनको भी दिख रहा है कि लड़के खेलने आ रहे हैं तो वही बिंदास है, उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा, इनको भी फर्क नहीं पड़ रहा। फिर कुछ लोग, 1-2 लोग आवाज़ उठाते हैं, बहुत हो गया तो कुछ कंट्रोवर्सी बन जाती है, या तो चीज़ें दब जाती है जो कि हो नहीं पाती। नहीं, देखिए, आवाज़ उठाने की बात नहीं है। मेरा कहना ऐसा है कि प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। हाँ, ऐसे भी कंपटीशन होते हैं जहाँ प्राइज मनी मिलता है, और ऐसे भी कंपटीशन होते हैं जहाँ प्राइज मनी नहीं मिलता है। आप खिलाड़ी हैं, आप स्वतंत्र हैं चुनने के लिए कि मैं कौन सा इवेंट खेल रहा हूँ। अब आप प्राइज मनी वाला इवेंट छोड़ के उस इवेंट में जाके खेल रहे हैं जहाँ प्राइज मनी नहीं है, तो आपकी अपनी चॉइस है। आपकी अपनी चॉइस है। अभी जिस इवेंट का आपने नाम लिया, तो वहाँ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत फोकस है लोगों का, अच्छा, लोग ज़्यादा उसको डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो वायरल होता है कंटेंट। जो जीत गया उसको एकदम नाम फैल जाता है कि ये जीत गया। यानी ये इसी लालच से तो खिलाड़ी जा रहा है ना, उसको फेम मिल जाता है। फेम मिल जाता है। वैसे कुछ को मिल पाता है, कुछ को नहीं भी मिलता है, कई भुला दिए गए हैं। कुछ ही स्टार हैं जो अपने पर्सनैलिटी और एटीट्यूड की वजह से स्टार है, बाकी कुछ लोगों को भुलाया भी गया है। तो वो खिलाड़ी की अपनी चॉइस है ना। आप गए वहाँ खेलने, उसने थोड़ा ना आपको फोन करके बुलाया था कि भैया आजा, मैं पैसे नहीं दूंगा, खेल ले तू। तो ये कंप्लेन किस चीज़ की? आप वहाँ खेल ही क्यों रहे हैं? आप जाओ ना वहाँ खेलने जहाँ पैसा मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, यानी अपने खुद की चॉइस है ये, अपने को कहाँ खेलना है। तो हमारा सर अगला सवाल आपसे ये था कि अब हम ऑब्वियसली नागपुर के हैं, तो नागपुर का भी यूथ जो है बहुत स्पीड से और बहुत तेज़ी से एक यानी नशे की तरफ जा रहा है। आपने भी नोटिस किए होंगे, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। तो ये जो जनरेशन है आने वाली, इनको आप यानी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ये जो जनरेशन है ये टीवी वाली जनरेशन है। हाँ,
ये जैसे हम लोग बचपन में थे तो हमारे यहाँ उस वक्त बहुत टीवी नहीं होता था। अच्छा। कुछ समय के लिए टीवी आता था, कुछ स्पेसिफिक 1 या 2 कार्टून आते थे या कुछ एडवर्टीजमेंट आती थी लिमिटेड। तो हम बहुत ज़्यादा ना ये एडवर्टीजमेंट की तरफ जो है हमको क्या कह सकते हैं भ्रमित या जो भी ज्ञान एडिक्ट हमारे दिमाग में नहीं घुसा। और मेरा बेटा है छोटा तो मैं उसको देखता हूँ, यूट्यूब बैठ के देख रहा है अगर कुछ या कुछ और प्रोग्राम देख रहा है तो बीच में ऐड आती रहती है। हाँ। कभी मैगी की ऐड आ रही है, कभी फ्रूट जूस की ऐड आ रही है, कभी चोकोस की ऐड आ रही है, कभी किसी चीज़ की ऐड आ रही है। तो बार बार जब कोई कंटेंट किसी के ब्रेन पे हिट होता है तो वो चीज़ ना नॉर्मल लगने लग जाती है ना। जैसे बार बार फ्रूट जूस हिट हो रहा है स्क्रीन पे, तो वो ऐसा लगता है कि यार फ्रूट जूस तो नॉर्मल चीज़ है, बच्चा जाता है तुरंत खरीद के पी लेगा। तो ये जो जनरेशन है इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। बाइक है तो बाइक को ऐसे दिखाते हैं कि बाइक पे बैठ जाओगे तो आप बहुत हीरो लगने लग जाओगे, परफ्यूम मार लोगे तो लड़कियां पास में आ जाएगी, और मतलब अलग अलग अजीब से जो कॉमर्शियल से खुशियाँ हैं, जो चॉकलेट बांटो, क्यों बांटो भाई चॉकलेट, क्यों बांटे चॉकलेट, क्यों ड्राई फ्रूट्स बांटेंगे, फ्रूट देंगे, चॉकलेट ही क्यों बांटेंगे। सही बात है। तो इनका जो ब्रेन है इसको प्रोग्राम किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट के और वो बस जो एडवर्टीजमेंट में देख रहे हैं या जो मूवीज में देख रहे हैं वो उस तरीके का बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही जिंदगी होती है और यही तरीका होता है। सो ये जो स्टीरियोटाइप बनते जा रहे हैं वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। बहुत अफसोस होता है ये चीज़ को देख के। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि नहीं, इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत होती है। अगर पेरेंट्स का फोकस बच्चे के ऊपर बराबर है, उसके एज की टर्निंग पॉइंट पे, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं वैल्यूएबल बनेगा, राइट। तो पेरेंट्स में भी वही चीज़ हो रही कि खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले से फादर कमाते थे, मदर नहीं कमाती थी, अब मदर को भी कमाना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। एक तो हमारे डिज़ायर्स बढ़ गए हैं और ऊपर से खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप स्कूल का खर्चा देख लीजिए, मतलब मैं कुछ 400-500 रुपये 3 महीने की फीस भरता था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। और मेरे बेटे की साल भर की लाख रुपए के ऊपर की फीस है। तो खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता दोनों को कमाना पड़ रहा है। अब जब दोनों ही कमाने घर से निकल जाएंगे तो बच्चे को कौन देखेगा। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे तो दादा दादी देखते थे, अब वो भी नहीं है, जॉइंट फैमिली में भी नहीं रहना है, अलग रहना है। तो बच्चे का पे ध्यान देगा तो देगा कौन। अब वो बैठा है मोबाइल लेके, आप दोनों तो ऑफिस में हो, वो तो मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल से जो देखेगा सीखेगा वही जान रहा है, वही सीख रहा है। अब माता पिता घर से काम से थक के आए तो उनका भी बहुत मन नहीं लग रहा है कि भाई मैं बच्चे के साथ जाऊँ खेलूँ कूदूँ और या उसको कुछ सिखाऊँ। वो भी बेचारे थके हुए आए हैं तो वो भी रिलैक्स करना चाहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से थोड़े से प्रभावित है, तो वो भी अपना स्क्रॉल कर लेते 1 घंटा। तो माता पिता के पास उतना समय नहीं हो पा रहा कि वो बच्चे को जो है सही बातें सिखा पाए या उसके अंदर सही संस्कार डाल पाए। वो डालना तो चाहते हैं पर उसके लिए वो समय और एनर्जी उनके पास लाइक वो बचता ही नहीं है। अभी मैंने आपको यही तो बताया कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसी वक्त मैंने अपनी जॉब छोड़ी। छोड़ने का कारण ही यही था कि कहीं ना कहीं मैं उसको समय दे पाऊँ, जो सही गलत है वो चीज़ें सिखा पाऊँ। हाँ, उसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल उस वक्त थोड़ा सा क्राइसिस जनरेट हुआ क्योंकि एक जॉब छोड़ दी तो जहाँ से अच्छी इनकम आ रही थी, सडनली से वो एक फाइनेंशियल लो आया नहीं थे, धीरे धीरे उसको बिल्डअप किया। सर अगला सवाल आपसे मेरा ये था कि आप जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हो, एथलीट तैयार भी करते हो, तो सर ये कितना क्या चार्ज करते हो आप पर्सनल ट्रेनिंग का? देखो मेरे यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक तो जो है जनरल फिटनेस वाले होते हैं, फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है, ऐसे लोगों को मैं 3000 मंथली चार्ज करता हूँ। और जो कॉन्टेस्ट प्रेप या बॉडी बिल्डिंग वाले रहते हैं उनका 5000 मंथली चार्ज रहता है। अब इसमें क्या डिस्काउंट्स हो सकते हैं वो मेरे से पर्सनल लेवल पे डिस्कशन करने से कुछ नहीं है। तो सर इसमें आप क्या क्या यानी प्रोवाइड करते हो? इसके अंदर में उनका जो है डाइट प्लान आता है। डाइट प्लान जो है वो प्रॉपर्ली रिटर्न में आएगा आपको, आपके ईमेल पे या व्हाट्सएप पे जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। हर चीज़ एग्जैक्ट क्वांटिटी में लिखी रहेगी कि भैया रोटी खानी है तो कितनी खानी है और हर रोटी कितने ग्राम की रहेगी, यहाँ तक की डिटेलिंग हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता लगेगा कि भाई मेरा ये डाइट था, फिर मैंने इतनी कैलोरीज खाए तो फिर वो ऐसे घटी तो फिर ये मेरे बॉडी के लिए फर्क है। देन वर्कआउट रूटीन भी मैं जो है उनसे डिस्कस करता हूँ, और कोई वीक एरिया रहा, बॉडी पार्ट रहा तो उसका वर्कआउट मैं तो व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड करता हूँ। और इन सजेशन मेरा ये भी रहता है लोगों से कि जब भी हो सके
तो वो मेरे जिम में कभी विजिट करे और मेरे आंखों के सामने ट्रेनिंग करे। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है कि डाइट और क्या वर्कआउट करना है ये हम फोन पे डिस्कस कर सकते हैं वेरी कंफर्टेबली और परफेक्टली, इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्स एज वेल, कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं कौन से नहीं। बट जो ट्रेनिंग होती है वो मैं चाहता हूँ कि कभी ना कभी वो मेरे सामने आए और ट्रेन करे, ताकि मैं उनको देख सकूँ कि क्या लेवल की इंटेंसिटी है और फॉर्म किस तरीके का है। क्योंकि अगर वो टेक्निक सही नहीं होगी तो ये दोनों ही चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो ओकेजनली मेरे जिम में आते हैं बच्चे जो दूर दूर से रहते हैं और मेरे सामने ट्रेनिंग करते तो फॉर्म करेक्शन वगैरह मैं करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और हकीकत में यही होता है, अगर से यानी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह देते हैं किसी को या कोई हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता है तो हम उतने यानी परफेक्शन से उसको परफेक्ट रिजल्ट मिलते नहीं हमारे को जितना यानी सामने से इंसान कर सकता है। तो एक आध बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। ठीक है, चलते हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि यानी बहुत इंपॉर्टेंट था और शायद मैं भूल गया। हमारा अगला सवाल ये था कि सर अभी जो यूथ है, आपने भी नोटिस किए होंगे, मैंने भी नोटिस किया कई बार, यानी वो एक महीना जिम मार के यूट्यूब पे किसी का शेड्यूल देख के या कहीं से निकाल के वो खुद ही यानी ट्रेनर बन जाता है, खुद ही सारी चीज़ें करने लग जाता है। सर ऐसे लोग हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे यूथ को, ऐसे क्लाइंट को, ऐसे कस्टमर्स को? देखो यूट्यूब जो है ना वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप भी यूट्यूब पे हैं मैं भी यूट्यूब पे हूँ, पर हम दोनों के अलावा भी बहुत प्रकार के लोग यूट्यूब पे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ लाइक व्यूज से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि मैं सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या नहीं। और सैडली यूट्यूब सही इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन में फ़र्क नहीं पता लगा सकता अभी फिलहाल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आई कैचिंग कंटेंट होता है कि एक दिन में 1 इंच बाइसेप बढ़ाओ या 2 दिन में तुम जो है ऐसा हो जाओ 4 किलो गेन कर लो, तो वैसे उसको मतलब क्लिकबेट ऐसे वीडियोस को जो है ज़्यादा व्यूज मिल जाते हैं। जिसको ज़्यादा व्यू मिले तो यूट्यूब को लगता है ये अच्छा ही होगा, उसको ऊपर ला देते हैं। और जो अच्छा वीडियो होता है जिसमें कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताया है, सही फॉर्म बताया है, वो चला जाता है नीचे से। तो अच्छा कंटेंट चला गया, नीचे कचरा आ गया ऊपर पर, अब आप कचरा छान के खा ले रहे हो, पी ले रहे हो, और जो अच्छा साफ दूध था वो नीचे पड़ा हुआ है उसके, वो आप पीना छूट गए। यही समस्या है यूट्यूब के साथ में। जो भी आपके जिनके कोच है वो कैसा है, आपको इन पर्सन देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसे सवाल कर सकते हैं और वो जवाब देगा। यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं हो पाती, स्पेशली जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके पास समय नहीं है, उनकी टीम आंसर करती है, वो नहीं आंसर करते। सो आप इस चक्कर में नहीं रहेगा कि मुझे वहाँ से कोई सिखा देगा। अल्टीमेटली आप उनको पर्सनली हायर करें। और कुछ चैनल मैंने सुने हैं, नाम नहीं लेगा, पर वो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको किसी ने पे किया कि भैया मैं इसको पे कर देता हूँ, ये मुझे कोच करेगा। अब उसका कोच करने का भी समय नहीं है। और जिसके लाख सब्सक्राइबर है उसको कंटेंट बनाने का ही प्रेशर बना रहे हैं, तो कंटेंट बनाने के पीछे रहेगा, वो आपको कोचिंग कहाँ देगा? कोचिंग कहाँ देगा? बिल्कुल। ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर जगह यही माहौल बना हुआ है अभी। यानी लड़के आते बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि बस सर को जिम लगाना है, बाकी हम लोग कर लेंगे, देख रहे हैं अपन उनको, फिर नोटिस कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, तो वो फिर यूट्यूब में कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी भी जिम्मेदारी है और जिम ओनर की और ट्रेनर की भी जिम्मेदारी है कि वो आप उनसे कोऑर्डिनेट करें सारी चीज़ें। ठीक है। यूट्यूब में एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि होता क्या कि जो मैं कंटेंट बनाता हूँ एजुकेशनल कंटेंट, मेरे इसमें भी वही खामी है और वो लगभग सभी में होगी। होता क्या कि यूट्यूब में हर चीज़ ना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हाँ। जैसे पुस्तक होती है, बुक होती है ना, बुक में चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 10। तो जो 10th चैप्टर अगर पहले पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। चैप्टर 1 से चालू करना होता है, 2, 3, 4 स्टेज बाय स्टेज जाते तो 10वां चैप्टर समझ में आता है कि इसका ये मतलब है। और यूट्यूब में क्या होता है, 10वां चैप्टर पहले ही डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ हर किसी को कुछ नया, कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ बढ़िया कंटेंट डालना है। उस चक्कर में जो है 10वां चैप्टर पहले आता है, पहला चैप्टर तो शायद डालते ही नहीं, फिर 5वां, 4था, 3वां चैप्टर पढ़ा रहता है टुकड़े में, जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। सो जो कोच होता है, कोच का काम ये होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाएं। अब आप पहले दिन आए और आपने वीडियो देख लिया माइंड एंड मसल कनेक्शन, अरे पहले मसल तो हो तब ना माइंड मसल कनेक्शन बनेगा। नया बच्चा जब रॉड उठाता है तो ऐसा रॉड जब यहाँ कैसे छू जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ होता नहीं है, तो उसके लिए माइंड एंड मसल कनेक्शन की वीडियो का कोई महत्व नहीं। उसके लिए इस वीडियो का कोई महत्व नहीं है कि 6 एक्सरसाइजेस जिससे बाइसेप का डोला बहुत जल्दी बड़ा हो जाए।
कोई मैटर नहीं कोई करता matter उसको बेसिक्स करने हैं। अब बेसिक्स करने ये कौन बताएगा, ये तो जिम का कोच ही बताएगा ना। ऑनलाइन वाला तो ये बताएगा कि 5 एक्सरसाइज जिससे आपका डोला 1 इंच में एक महीने में 1 इंच बढ़ जाए। वो वीडियो से आपको बचना है और जो बेसिक्स है पहले वो सीखना है, वो आपको जिम का कोच बहुत अच्छे से समझाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, हमारे जो किशन तिवारी सर है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे इनकी भी आईडी है। तो सर आप प्लीज़ आप नाम बता देंगे। दोनों जगह जो है किशन तिवारी फिट नाम से है, या आप किशन तिवारी भी सर्च करेंगे तो आपको मिलते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें सर के चैनल को और सर को फॉलो भी करें। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट डालते हैं, मैंने देखा हो। और आप सर से फिजिकली भी मिलेंगे तो बहुत ही यानी प्यारी पर्सनालिटी है। क्योंकि मैं जब तक देखता था तो मेरे को लगता था सर एकदम गुस्से में रहते होंगे कि मैंने आपको जजिंग करते हुए देखा, फिर आपकी कुछ वीडियोस देखी तो मेरे को ऐसा लगा कि सर यानी बहुत गुस्से वाले होंगे, तो कैसे कोऑर्डिनेट करना। कई बार मैं आपसे मिला, कई बार ऐसा हुआ, हकीकत बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ मैं आपके पास तक आया हर कंपटीशन में कि मिलता हो, तो मैं सोचा गुस्सा तो नहीं करेंगे लड़के हैं साथ में ऐसा। और परसों के दिन भी जब मैंने आपको मैसेज किया, मैंने बहुत हिम्मत करके लड़के सर क्या बोलेंगे, लेकिन जब आपका रिप्लाई आया मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मैं क्या समझता था। और सर पे एकदम ही सॉफ्ट कॉर्नर 100 निकले कि नहीं चलो ठीक है यार कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरी वजह से एक दिन डिले भी हुआ, सर हमारे जब फ्राइडे था, सर बोले चलो ठीक है सैटरडे कोई काम नहीं रहेगा तो कर लेंगे। बोला चलो अच्छा, बहुत अच्छा लगा मेरे को मिलके। नहीं तो मैं तो अगर समझ रहा था कि सर ने बहुत गुस्से में रहते होंगे। जितना कंपटीशन में देख रहा हूँ सर एकदम माइक हाथ में है, क्वार्टर टर्न, बहुत गुस्से में रहते होंगे। कैसे रहता है ना इंसान की रिस्पेक्ट जो रहती है, तो उसके लिए थोड़ा इंसान को डरना भी पड़ता है कि नहीं सही में अगर से सर कर सही में गुस्से में होंगे तो वो तो सीरियस मोड वाला काम है, तो सीरियस मोड में करना है। और सर यानी जो अपना नागपुर में एक यानी एक और सवाल ऐड कर देते हैं, अपने जो नागपुर में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं सर, आपको क्या लगता है इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमारा क्या एथलीट लोगों को? जैसे मैंने हर बार देखा हो, आप लोग जब जजिंग पैनल में आप लोग बैठते हो तो जितने भी जजिंग पैनल में लोग रहते हैं उनको कई बार जो है जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है जो स्टेज पे है उनको कई सारी पोजेस जज को खुद बताना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में ये ऐसा होता नहीं है। लेकिन अपने आप लोग बताते हैं कि आपका बड़प्पन है कि हमारा बच्चा नहीं, हमारे लड़के खेल रहे हैं तो इनको नहीं चलो ठीक है तो नहीं समझते तो बता दो। तो जो लड़के प्रिपरेशन करके आते हैं उनको यानी इसके लिए क्या बोलना चाहिए? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रिपरेशन की किस चीज़ की? फिर आप बिल्कुल प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बॉडी बना ली तो फिर आप स्टेज पे जा सकते हैं। आपको प्रॉपर पोजिंग टर्न खरीदनी है, वो पहननी है और पोजिंग की प्रैक्टिस करनी है तब आनी है। अगर आपको पोजिंग नहीं आ रही तो आप किसी भी सीनियर जो भी नागपुर में खिलाड़ी है आप किसी भी पास जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस दे दिए जाएंगे। मुझे लगता है बेसिक सिखाने का कोई पैसा नहीं लेता। 4 क्वार्टर टर्न है इतना सिखाने में कोई क्या ही लेगा, और ना लेना चाहिए किसी में। तो आप किसी भी सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे जो है ये बेसिक सीख सकते हो। ठीक है, तो यानी मैंने ये चीज़ नोटिस किया था, डेट्स मैं सोचा आज हमारे साथ मिस्टर यूनिवर्स जी है तो पूछ लेता हूँ। कैसा वहाँ पे यानी उतनी हिम्मत नहीं होती है कोई चीज़ डिस्कस करने की। ऑलरेडी यानी बहुत बर्डन रहता है, सबके एथलीट्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, उनके पीछे भी सारी टेंशन रहती है, तो पूछना नहीं होता है। तो ठीक है सर, एक और सवाल था यानी बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि फीमेल फिटनेस मॉडल होता है और बिकिनी होता है, फीमेल बॉडी बिल्डिंग होता है। तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो कंपटीशन देखने वाले, या फिर कई लोग उनकी फैमिली में, या कई उनके दोस्त, कई उनके साथ रहने वाले, उठने बैठने वाले, उनको वो चीज़ को लेके जज करते हैं, वो चीज़ को लेके उनको ब्लेम करते हैं कि यार ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है। घर वाले कई बार यानी उनसे घर वालों से झगड़े हो जाते हैं कि ये गलत चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। तो सर ये सब चीज़ को लेकर आप यानी क्या बोलना चाहेंगे? यानी इतनी मेहनत करके कंपटीशन की प्रिपरेशन करके वहाँ तक आते हैं एक नाम के लिए कि हमारा नाम हो जाए, हमारी फैमिली का नाम हो जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग उनको वो चीज़ से जज करते हैं, तो इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, पहली चीज़ तो ये समझो कि फीमेल बॉडी बिल्डिंग या फीमेल फिटनेस जो कॉम्पिटिशन होता है उनकी जो बॉडी होती है ना दैट इज एस्ट्रोजन डोमिनेंट, और मेल बॉडी जो होती है दैट इज टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है
उसका काम है बॉडी को बोलना कि भैया फैट लूज कर और मसल बिल्ड कर। बिल्कुल। ईस्ट्रोजन का उल्टा है, हाँ, वो मसल बिल्डिंग में कुछ हेल्प नहीं कर रहा है फैट। और फैट गेन करने में हेल्प करता है। वो बोलता है बॉडी को फैट रोक के रख। हाँ, अब ऐसे डोमिनेंट हार्मोन होते हुए भी अगर वो लोग स्टेज पे आ रहे और सिक्स पैक ला रहे तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अपने बॉडी को उस लेवल तक लीन कर पाना या एकदम ही एब्स निकाल लेना एक फीमेल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लोग यहाँ वेट लॉस नहीं कर पा रहे और वो फीमेल होकर अगर एब्स निकाल ले रहे तो सल्यूट है उन लोगों को। बिल्कुल। और जहाँ तक इवेंट खेलने की बात है या फिर लोग किस तरीके से देखते हैं, तो ये मैं फीमेल एथलीट्स के लिए भी बताना चाहूँगा कि जब आपकी फिजिक एक बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो जाती है तब कोई भी आपको बहुत ही रिस्पेक्टेबल नज़र से ही देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे मेंस में भी अगर किसी बॉडी बहुत अच्छी डेवलप ना हो ना तो थोड़ा सा मजाक उसका भी उड़ाया मजाक जाता है। बनता है। बिल्कुल। अब यही चीज थोड़ी बहुत फीमेल्स में भी हो सकती है कि हाँ। वो लोग थोड़ा सा कोई किसी का मजाक उड़ाए, तो वर्क करते रहना अपने ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने बहुत अच्छी डेवलप्ड फिजिक्स देखी हुई है, वुमेन फिजिक्स। मैं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में गया हूँ, तो जब आप उनको देखते हो ना आपका देखने का नजरिया एकदम अलग होता है उसमें, क्योंकि वो इतनी परफेक्ट चिजल्ड फिजिक होती है, मतलब देख के मुंह से निकल जाएगा वाह क्या फिजिक डेवलप की। और जिस तरीके से वो पोज करते हैं अपने आप को स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, वो जो भी आप बोल रहे थे कि लोग क्या कमेंट करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, वहाँ ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। बिकॉज फिजिक ही ऐसी नेक्स्ट लेवल जो उन्होंने अपनी आंखों से जिंदगी में देखी नहीं होती, आंखें उनकी फटी रह जाती। ये क्या है? बिल्कुल। हाँ, मुझे खुद याद है, मैं एक एक्सपो में था और एक इंटरनेशनल मतलब आप समझ लो ओलंपिया विनर है वो उक्षिना ग्रशिना नाम है उनका। जी जी जी। वो आई हुई थी, फिटनेस ओलंपिया की कई बार चैंपियन है ओलंपिया। यस, उनको मैंने देखा था पास से। उनकी जो गाल की स्किन है ना एकदम पतली पन्नी की तरह। आप सोचो हंस रही है तो ऐसे पन्नी के ऐसे लेयर्स, जैसे स्किन की लेयर्स बन जा रही और बॉडी पूरी लीन श्रेडेड, एक रत्ती भर भी बॉडी में फैट नहीं। मतलब इट वाज जस्ट अमेजिंग फिजिक। इंसान अक्सर देखे तो यानी चौंक जाए ये क्या बॉडी बना रखी है उन्होंने, इतनी श्रेडेड बॉडी। और वो सिर्फ वहाँ एक्सपो में विजिट करने आए थे, ऐसा भी नहीं कि ओलंपिया स्टेज के लिए प्रिपेयर किया हुआ। और अगर से ओलंपिया में क्या हाल रहा जब वो प्रिपेयर करके आते हैं आप सोचिए वो कैसे दिखते हो। सो वो जो फिजिक होता है ना देख के बस मुंह खुला रह जाता है और आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, आप ना कुछ कमेंट कर पाएंगे, सीधे मुंह पे ना नो कमेंट्स आ जाएगा उन लोगों के भी जो मजाक उड़ाते हैं। सो यही लड़कियों को भी मेरा कहना है कि आप धैर्य रखिए, स्टार्टिंग में कुछ बातें लोग बनाते हैं ठीक है, लेवल अप करते जाइए अपनी फिजिक को, फिर एक पॉइंट आएगा कि वही लोग जो मजाक बनाते थे वही लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि यार क्या बॉडी। और सर एक और सवाल था, फिर इसके बाद हम पॉसिबल तो ख़त्म करेंगे हमारा पॉडकास्ट। मेरे को ये जानना था सर, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज निकलती है हर जगह कहीं ना कोई स्पोर्ट कोटा होता है, तो सर बॉडी बिल्डिंग का भी कोई कोटा होता है? ये मैं आपको बता दूं, बॉडी बिल्डिंग का ही कोटा होता है। इसमें कंफ्यूजन ये है, लोगों को लगता है कि मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक और वुमेन्स, नहीं ये सब कैटेगरीज नहीं होती। ओनली बॉडी बिल्डिंग जो कंपटीशन है उसका कोटा होता है, और वो जो है नेशनल लेवल पे भी होता है, वो स्टेट लेवल पे भी होता है। सो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है तो रेलवे सर्विसेज और आपके इनकम टैक्स और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें जॉब्स निकलते रहते हैं। और ये जो जॉब्स है ये आपको IBBF जो एसोसिएशन है फिलहाल, उनसे कनेक्ट होके ही मिल पाएगी, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन वाली जो है। और जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की फिलहाल है उनका जो है IBBFF से कनेक्ट है। अच्छा, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई जॉब आपको चाहिए स्पोर्ट्स कोटे से रिलेटेड तो आपको IBBFF का सर्टिफिकेट चाहिए। यानी इनसे खेलेंगे, अगर इनसे इनके विनर आप रहेंगे, इनसे हम खेलेंगे, हाँ। जब जाके आपको तब आपको महाराष्ट्र की जॉब में बेनिफिट मिलता है। और ये जो नेशनल लेवल पे भी है उसमें भी जो है अभी फिलहाल कुछ केस चल रहा है। अच्छा, कि किसको जो है ओरिजिनल फेडरेशन माना जाए। अच्छा अच्छा। तो वो जो बात है वो अभी फंसी हुई है, बट फंसी हुई है तो फिलहाल जो है IBBF को ही कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्यूचर में हो सकता है, देखते हैं क्या सिचुएशन है। सर जी, यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट से टाइप में अभी कोई करंट में फेडरेशन जो है
मैं वही बोल रहा हूँ कि उसी चीज पे यानी उसी पे भी केस चालू है। उसी पे केस चालू है। एक फेडरेशन ने दूसरे पे किया हुआ है कि भाई हम सही है और वो कहते हैं हम सही है। सो देखते हैं क्या कंक्लूजन करते हैं। तो आई होप आप सबको आज का जो पॉडकास्ट था बहुत ही हेल्पफुल, मेरे को तो बहुत हेल्पफुल लगा, आपको शायद लगा हो, और लगा हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग ज़रूर ये पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय यूट्यूब, बाय बाय।